नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम योगी ने विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में एमपी दौरे पर सीएम योगी ने जहां जनसभा को संबोधित किया तो कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी ना कभी भगवान राम को कभी नहीं मानती थी। कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर का समाधान नहीं चाहती थी, लेकिन जो हमने कहा है वो करके दिखा दिया। कांग्रेस के लिए राम मंदिर सांप्रदायिकता का प्रतीक था, लेकिन हमारे लिए हमारी आस्था के साथ साथ राष्ट्रीयता का प्रतीक है। आपने देखा होगा कांग्रेस इस समस्या को समस्या ही बने देना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस की नियति है समस्या, कांग्रेस की पहचान है समस्या। आजादी के 70 वर्षों तक वो देश को समस्या देती रही। ये समस्या कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी उग्रवाद के नाम पर, कभी राम भक्तों पर गोली चलाने के नाम पर, कभी कश्मीर में धारा 370 को लगा करके वह इस कार्य को, इस समस्या देती रही। लेकिन भाइयों बहनों, वादा खिलाफी और समस्या, ये दोनों कांग्रेस की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बोला था ना, बोला था ना, और जो बोला वो करके दिखा दिया। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों ही दलों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन गरीब और किसानों का आज तक भला नहीं हुआ। भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी से सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जो तस्वीर बदलनी थी किसानों की, गरीबों की, वो तस्वीर नहीं बदली है। आज भी गरीबी है, आज भी भूखमरी है, आज भी बेरोजगारी है। तो आखिरकार जनता इनको क्यों वोट दे? इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतजार करते तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जहां इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जनता टीवी पर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। हमारे संवाददाता जया सिंह से खास बातचीत में संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट हम देख लेते हैं। इंडिया गठबंधन में लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में देखा जाए कि एक जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पे धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय निषाद, इनसे ही बातचीत करेंगे। संजय निषाद जी, लगातार देखा जाता है कि इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं बताया जाता है कि भाजपा डरी हुई है। अब ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की बी टीम है, और विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई चीज बचता नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक जनता जानती नहीं थी, तब उनकी सरकारें थी, और जब सत्ता में थे तो जनता के लिए कुछ किया नहीं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, वो तय करती है क्या होना है, किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि सब जजमेंट करने का पूरा पावर, संविधान का वो चाबी जो है लोकतंत्र की उनके पास है। सरकार थी, कांग्रेस चालू पार्टी लगती है, निश्चित रूप से चालू नहीं होती, तो चालू लोगों का साथ लेकर अखिलेश के बयान का समर्थन। देखिए, आज के दिन में आज मैंने पर्दाफाश रैली निकाली है, महाजन संपर्क अभियान है कि भाई कांग्रेस ने धोखा किया, फाइल गायब कराकर उनके खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। चालू नहीं होती कांग्रेस, तो सपा और बसपा के सहयोग से इन मछुआरों का आरक्षण लुटवा कर, वो भी कह रहे कांग्रेस का चेहरा और भाजपा के चेहरा दोनों एक ही जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं। देखिए, कुछ भी कह सकते हैं वो लोग। मैंने बताया ना, विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है।
विपक्ष ने कुछ किया होता जनता के लिए तो जनता को कहते हैं कि मैंने ये किया जैसे मैं कहता हूं कि भाई आयुष्मान भारत कार्ड जिसके पास नहीं है उसको मछुआ कल्याण कोष से 5 लाख का इलाज कराएंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है आवास योजना में नाम नहीं है उसको विकल आवास मछुआ कल्याण कोष से कराएंगे। उनकी दैविक आपदा में हम साथ उनके बच्चों को कह रहे हैं कि पीडीए ही है जो दिल्ली की सत्ता से भाजपा को हटा सकती है। देखिए पीडीए का फार्मूला, ये सारे फार्मूले उनके 30 साल तक सत्ता 5 बार सपा की रही है तो उत्तर प्रदेश में 5 बार सत्ता के साथ रही है लेकिन सबको साथ ले नहीं पाए। बड़े नेता हैं अखिलेश जी, पिछड़ों के नेता माने जाते हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जो उनके जो सलाहकार हैं वो ऐसी सलाह देते हैं कि इस तरीके से 2017 में कांग्रेस के साथ आए और 100 सीट कांग्रेस ले लिया, दे दिया इन्होंने, 300 सीट पर लड़े, हाफ हो गए, और एक बार और कांग्रेस का साथ ले लें तो साफ नहीं। उनका कहना है कि इस बार 80 की 80 सीटों पे इस बार साइकिल दौड़ रही है। अगर दौड़ती 80 पर 80 तो दूसरे का साथ लेने का क्या मतलब था, दूसरे के साथ फोटो खिंचाने का क्या मतलब है। आज के दिन में ये लोग साबित करते तो ये भी कहते हैं कि पीडीए की भाजपा के भी कई नेता हिस्सा है। देखिए आज के दिन में ये लोग साबित करते फोटो खिंचाकर कि मोदी के सामने कोई नहीं है। पीडीए कितना मजबूत इस पे बताइए। पीडीए कोई आज के दिन में जिसका नाम लेते हैं, आपको नहीं लगता कि पीडीए में शामिल होना चाहिए? वह जिसका नाम लेते हैं उनका काम हम वो बीजेपी कह रहे हैं आरक्षण हम दिलवाएंगे। आज के दिन में जब थे तो दिया ही नहीं, जब कलम में ताकत थी तो उसका शाही सूख गई, और जब शाही सुखा दिया जनता ने अब क्या लिखेंगे। तो कह हमेशा से साथ दे रहे थे। नहीं साथ देते तो कैसे बिशम्बर जी आवाज उठाते दिल्ली भाजपा ने मुहर लगा दिया कि देगी। कह रहा हूं कि जब बिशम्बर जी आवाज हमारे आरक्षण की उठा रहे थे तब साथ क्यों नहीं दिया। उन्होंने सांसद बनाया था, उन्होंने दिल्ली में भेजा तो नीत 2 बार सांसद भेजा तो नीत बनाने की जब आवाज उठाई बिशम्बर जी ने कि मझवार जो है आरक्षण मछुआ केवट मल्ला मझवार है इस पर है, तो कांग्रेस और सपा बसपा के सांसद भाग क्यों गए। भाई कांग्रेस भाग जाती, सपा बसपा भाग जाती, सपा क्यों भाग गई। इसके मतलब बाहर निषादों में कुछ और कहेंगे और जहां भाग लिखा जाए ना वहां भाग जाएंगे। पर्दाफाश किसका कर रहे हैं अभियान? भाई जो जिन लोगों ने गलत किया उसका पर्दाफाश है। जो कहीं भी है मछुआरों के नाम पर राजनीति किया, मछुआरों के लिए एक पन्ना न ज्ञापन दिया, न किसी के पास गए, कोई सीट मांगने गया, कोई अपना कुछ मांगने का। हम तो केवल आरक्षण की काम कर रहे हैं। आज के दिन में इनके कागज, अगर भाई जिस कागज के आधार पर लेदरमैन वाशरमैन को अनुसूचित जात मिल रहा है तो फिशरमैन फिसल कैसे गया। भाई लेदरमैन वाशरमैन सब सुन लिया अपनी के समाज के लोग। अब कह रहे हैं भाई आरक्षण कब मिलेगा ये बता दीजिए। अब नसादेव सुन रहा है कि हमने क्या किया, तो 9 साल बेमिसाल मैंने किया कि पहली बार है योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लिखवा के आरजीआई से एक्सेप्ट कराए। जो जब प्रमाणिक दस्तावेज गायब हो जाएं, गायब कराने वालों को गायब किया गया और प्रमाणिक दस्तावेज लाने के लिए योगी आरजीआई ने कह दिया नहीं केवट मल्ला मझवार। अब हमें निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तराखंड में शिल्पकार जातियों का समूह है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एहसास कराया, अपर कास्ट महिलाओं ने हराया और मोदी जी को जीत का एहसास कराया। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं यूपी में, कोई असर को तो बिना दूल्हे की बारात है, देखते ना दल तो दिखते हैं, दिल उनके एक साथ नहीं है, इसीलिए घमासान बचा हुआ। ये सब बटुरे जोगी मठुदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय निषाद। संजय निषाद का सीधा सीधा वार है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस स्तंभ के तब हमारे आरक्षण को मारा है, खाया है। और साफ तौर से देखा जाए इंडिया गठबंधन का दूर दराज तक कोई यूपी में कोई जगह नहीं है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। भाजपा सर्व समाज को लेकर चल रही है। कैमरा राष्ट्रीय कश्यप के साथ मैं जय सिंह। रामनगरी अयोध्या को सोलर सिटी में विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तीर्थ क्षेत्र पुरम में भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सोलर लाइट के लिए पहला स्तंभ भी लगा दिया गया। वहीं पहले चरण में 1500 सोलर लाइट्स रामनगरी में लगाई जाएंगी और इसके साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तीर्थ क्षेत्र पुरम में भक्तों को रुकने के लिए भी उचित व्यवस्था यहां पर की जा रही है, जिसमें 25,000 राम भक्तों के लिए एक टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। ये एक सार्वजनिक स्थान है, ये जनता जनार्दन का है। जनवरी की तैयारी, यहाँ कई हजार लोग आएंगे, शीत में अपनी रक्षा करेंगे, भगवान का प्रसाद प्राप्त करेंगे। वो सुविधाएं यहाँ तैयार की जा रही हैं। इसलिए हमारा निवेदन था, उस निवेदन को स्वीकार कर लिया गया और इसलिए पहला स्तंभ, शायद पहला स्तंभ
तीर्थ क्षेत्रपुरम पुरम कहते हैं नगर को। कि अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पे विकसित करने की एक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कल्पना है, जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है। हम लोग विभिन्न स्थलों पर जहाँ पर उस तरह की लाइट्स नहीं संभव है वहाँ पर सोलर लाइट लगाएंगे। इसके अलावा सोलर पैनल्स भी और लगाए जाने की व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह सोलर हाई मास्ट भी लगाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। और नागरिकों से भी ये अपील है कि हमारी जो सोलर सिटी के अंतर्गत जो हम लोग सोलर जनरेटर लगाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़कर सब सहयोग करें और ये सब्सिडाइज रेट पे हम लोग उसको यहाँ पर लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये सूर्यवंश की राजधानी है और ये सूर्य नगरी के तौर पर विकसित हो, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है। उसी के अनुरूप आज हम लोगों ने यहाँ पर इसकी विधिवत शुरुआत की है। रामनगरी अयोध्या में दीप उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हैं। एक बार फिर से दीप उत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी नीतीश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बीएस लाठी ने, वो देख लेते हैं। अयोध्या की जो सारी तैयारियां, चाहे दीपोत्सव लेकर चाहे मंत्रिमंडल की जो बैठक हो, उसी सारी तैयारियों का जायजा आज नीतीश कुमार जी जो जिलाधिकारी हैं वो लिए हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? अयोध्या में पहली बार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। नहीं, ये अयोध्या के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कैबिनेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और इसमें माननीय मंत्रीगण सब आएंगे। यहाँ पे हनुमानगढ़ी के दर्शन, राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और दीपोत्सव के संदर्भ में अयोध्या काफ़ी महत्व रखता है और काफ़ी हम लोग इंटरनेशनल स्तर के इवेंट्स कराते हैं यहाँ पे और काफ़ी व्यापक इसमें कवरेज भी होता है और काफ़ी इसको लोकोत्सव के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं और हम दीप प्रज्वलित की संख्या बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीप प्रज्वलित कर पाएँ। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लगभग 25,000 वॉलंटियर्स इस बार लगेंगे और विभिन्न मंदिर, मठ और घाट और स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स में भी हम लोग लगभग 10 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे इस बार। तो पूरी अगर संख्या देखा जाए तो हम लोग लगभग 35 लाख सबको मिलाकर करेंगे और यहाँ पर एक स्थान पर 25 लाख हम लोगों ने रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी बने, यही हम लोग का उद्देश्य है। और काफ़ी व्यापक इसका कवरेज की भी योजना है और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं, काफ़ी व्यापक है। और इस बार की जो खासियत है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको हम परमानेंट कर रहे हैं। पर्यटन डिपार्टमेंट ने इसका जो 5 ईयर का ONM किया है, ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ ये 5 ईयर्स तक लगातार संचालित होगा। इसमें अयोध्या के संदर्भ में और रामचरितमानस के संदर्भ में डॉक्यूमेंट्री होगी। साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसके संदर्भ में भी जानकारी होगी और डॉक्यूमेंट्री हम लोग उसको अलग अलग समय में उसको फिर चेंज भी करेंगे। तो काफ़ी व्यापक है और जो हमारे श्रद्धालुगण अयोध्या जो आते हैं वो एक स्टेबल व्यवस्था रहेगी यहाँ पे कि प्रतिदिन एक शोज रहेगा, टाइमिंग रहेगा, उसको देख सकते हैं। तो एक हम लोग का प्रयास है कि जो दीपोत्सव में जो हमेशा अयोध्या में कुछ नया चीज़ जुड़े तो उसको हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो फ्लोटिंग बैरियर भी हम लोगों ने इस बार लगाया यहाँ पे सरयू नदी में। पहले हम लोग बांस बल्ली से बैरिकेडिंग करते थे, इस बार परमानेंट कर दिया गया फ्लोटिंग बैरियर, वो भी परमानेंट रहेगा। तो प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक चीज़ें को हम लोग स्थायित्व प्रदान करें और इस बार जो फसाड का लाइटिंग है वो भी काफ़ी एरिया बढ़ाया गया है। आप स्वर्ग द्वार का फसाड एरिया काफ़ी बढ़ाया गया है, उसमें भी रेनोवेशन चल रहा है। और हम लोग का ये प्रयास है कि जो हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है उसको हमारे आसपास के क्षेत्र में भी, अयोध्या के क्षेत्र में जितने शहरी क्षेत्र है उसमें देखें। यहाँ पे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रसारण होता है मीडिया के माध्यम से, वो उसके साथ साथ इसमें प्रयास है कि हम 24 स्क्रीन्स लगा रहे हैं, LED स्क्रीन्स अलग अलग जगहों पे जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु और भक्तगण उसको देख सकेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यापक स्तर पे हम लोग कराने जा रहे हैं यहाँ पे। और एक मुख्य मंच जो रामकथा पार्क का मंच है, उसके अलावा 5 और भी मंच हैं जिसमें रामलीलाओं का मंचन होगा। यहाँ पे 4 देशों का रामलीलाओं का मंचन होगा और 21 प्रदेशों का अभी तक फाइनल हो चुका है, प्रदेशों के रामलीलाओं का मंचन होगा जिसको हमारे भक्तगण उसको देख पाएंगे। अलग अलग जगहों पे होगा, तो काफ़ी 3 दिन 4 दिन उसमें कार्यक्रम चलेगा और उसको बहुत व्यापक रूप से हम लोग विस्तार दे रहे हैं और इसकी व्यवस्था हो रही है कि प्रसारण को स्मूथ रूप से चलाया जाए। लाइट एंड शो के साथ, लाइट एंड साउंड शो के साथ क्रैकर शो भी होगा और इस बार हम लोग क्रैकर शो को भी प्रसारण करेंगे। सर, ये जो अयोध्या की जो दीपोत्सव है वो आज गांव शहर से लेकर पूरे देश में अयोध्या की जो दीपोत्सव वो जाना जाता है। पर अयोध्या में दीप जलाने के लिए देश से तमाम लोग कोने कोने से हम लोग देवी घूम रहे थे आए हैं, तो वो लोग सहभागिता बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे क्या व्यवस्था की?
जो सहभागी बनना चाहते हैं, देखिए जो गली चौराहे नुक्कड़ सब जगह लोग अपनी सहभागिता देते हैं, जो अपने दुकानों में अपने घरों में, इस सहभागिता का एक प्रकार है। हम लोगों ने इसको बहुत व्यापक बनाया है। राम की पैड़ी से निकलकर हम लोग गुप्तार घाट में भी इस बार हम लोग कर रहे हैं, व्यापक स्तर पे कर रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में होगा, गुप्तार घाट परिसर में होगा। काफ़ी व्यापक स्तर पे हम लोगों ने नंबर ऑफ टेम्पल्स भी बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ घाट्स भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाया, कुंडों की संख्या भी बढ़ाए हैं कि जहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। कुछ स्कूल्स भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जिसमें दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो दीपोत्सव है, ये लोक उत्सव है, तो इसमें सभी हमारे जो नागरिक गण हैं वो इसमें सहभागी बन रहे हैं और वो इसको दीपोत्सव को एक बेहतर तरीके से आयोजित कर रहे हैं। इस बार LED की बड़ी चर्चा है, क्या उसमें खास है सर? नहीं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एक स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जब कुछ चीज़ बेहतर चीज़ होती है तो उसका स्थायित्व मिलता है, तो लोग ज़्यादा लोग इसको आनंद ले सकते हैं और एक दीर्घकालिक होता है और फंड का भी व्यापक प्रयोग होता है। तो इसके तहत हम लोगों ने इसका 5 ईयर्स का ONM किया हुआ है, पर्यटन डिपार्टमेंट ने किया है और इसका संचालन होगा, प्रतिदिन इसका संचालन किया जाएगा। दीपोत्सव के दिन इसका उद्घाटन होगा और अभी टेस्टिंग फेज चल रहा है इसका और इसमें सब बेहतर क्वालिटी का प्रयास किया गया है इसको लगाने के लिए। इसके बाद इसके टेस्टिंग के बाद इसको अगले 5 सालों तक संचालित किया जाएगा। पहली बार अयोध्या में 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक, तो अयोध्या को क्या कुछ नया मिलने वाला है? नहीं, अयोध्या को सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत मिला है और लगभग 30,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में संचालित है जो वर्तमान में है। हम लोगों ने जो भी भेजा है यहाँ से, जो भी प्रस्ताव भेजे हैं सब स्वीकृत होकर आ गए हैं हमारे पास और जो भी प्रस्ताव हम लोग भेजते हैं तत्काल रूप से कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत होकर हम लोग के पास अभी फंडिंग की कोई कमी नहीं है और बहुत सारे कार्य संचालित हो रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट थे उसमें भी फंड आ गया है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं और मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स हमारे जो दिसंबर 2023 में कंप्लीट होंगे, कुछ मार्च 2024 में कंप्लीट होंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे समाप्त हो गए हैं। तो काफ़ी बड़े स्तर पे हम लोग के यहाँ फंडिंग अयोध्या में मिला है, फंडिंग की कोई समस्या नहीं है और कैबिनेट से भी और भी कुछ इसमें मिल सकता है और एक व्यापक रूप से हमें कभी फंड की समस्या नहीं रही है।